हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी वाइब्स चैनल पर। द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यह किताब आपको पर्सनल ग्रोथ, उत्पादकता बढ़ाने, रिश्तों में सुधार, प्रोएक्टिव माइंडसेट और लक्ष्य की स्पष्टता जैसी कई समस्याओं का समाधान देती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक प्रसिद्ध स्व विकास पुस्तक है जो लेखक के मुख्य विश्वास पर आधारित है कि हमारी परसेप्शन हमारी वास्तविकता को आकार देती है। स्टीफन कोवे द्वारा लिखित ये प्रसिद्ध पुस्तक इस बात पर जोर देते हैं कि बदलाव की शुरुआत खुद को और अपनी धारणाओं को बदलने से होती है ताकि हम वांछित आउटकम्स को प्राप्त कर सकें। स्टीफन कोवे प्रोएक्टिव व्यवहार, लक्ष्य निर्धारित करने, कार्यों की प्राथमिकता तय करने और सार्थक संबंध बनाने के महत्व पर जोर देते हैं। यह पुस्तक पाठकों को प्रोएक्टिव माइंडसेट विकसित करने और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। कवि की 7 आदतें जैसे बी प्रोएक्टिव, एंड इन माइंड से शुरुआत करो और पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझे जाने की, व्यक्तिगत विकास और इफेक्टिवनेस के लिए व्यावहारिक इंसाइट्स और रणनीतियां प्रदान करती हैं। अल्टीमेटली, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल उन व्यक्तियों के लिए एक रोड मैप है जो अपनी पूरी क्षमता को उजागर करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों को अपनाकर आवश्यक कौशल और माइंडसेट विकसित कर सकते हैं ताकि वे चुनौतियों का सामना कर सकें, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकें और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकें। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का 7 हैबिट्स यह है। 1. बी प्रोएक्टिव, सक्रिय रहो। 2. बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। 3. पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे जरूरी चीजों को पहले करो। 4. थिंक विन विन, सबके लिए जीतने की सोच रखो। 5. सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझने की कोशिश करो फिर समझे जाने की। 6. सिनर्जाइज, सहयोग से शक्ति बढ़ाओ। 7. शार्पन द सॉ, अपने कौशल को लगातार सुधारो। प्रभावशाली व्यक्तियों में कुछ आदतें होती हैं जो उनकी सफलता में योगदान देती हैं। हालांकि अपनी किताब में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जो लोग बाहरी रूप से सफल हो चुके हैं वे भी अक्सर आंतरिक संघर्षों का सामना करते हैं और व्यक्तिगत विकास व सार्थक संबंधों की इच्छा रखते हैं। कवे के अनुसार समस्या की जड़ इस बात में होती है कि हम स्थिति को कैसे देखते हैं। वास्तविक बदलाव लाने के लिए हमें पैराडाइम शिफ्ट से गुजरना चाहिए जो हमें मौलिक रूप से बदलते हैं, न कि केवल हमारे एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को सतही रूप से। कवे ने इन आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 आदतें प्रस्तुत की हैं। शुरुआती 3 आदतें आत्मप्रभुत्व और निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर परिवर्तन पर आधारित हैं। ये व्यक्तिगत प्रभावशीलता और विकास की नींव रखती हैं। आदतें 4, 5 और 6 टीम वर्क, सहयोग और प्रभावी संचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। ये व्यक्तियों को इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, यह समझाते हुए कि एक साथ काम करने और परस्पर लाभकारी संबंध बनाने का कितना महत्व है। 7वीं आदत निरंतर विकास और सुधार पर आधारित है, जो सभी अन्य आदतों का प्रतीक है। यह व्यक्तियों को व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए लगातार प्रयास करने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और प्रगति की मानसिकता को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इन आदतों को अपने जीवन में समाहित करके अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति आत्मप्रभुत्व, टीम वर्क और व्यक्तिगत विकास की एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। इसके साथ ही यह समग्र दृष्टिकोण उन्हें चुनौतियों का सामना करने, सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने और स्वयं और अपनी परिस्थितियों में निरंतर सुधार करने में सक्षम बनाता है। कवे द्वारा अपनी पुस्तक में चर्चा की गई पहली आदत प्रोएक्टिव होना है। यह आदत हमारी अद्वितीय मानवीय क्षमता पर आधारित है, जिसमें हम अपने कैरेक्टर की जांच कर सकते हैं, अपनी दृष्टिकोण चुन सकते हैं और अपनी प्रभावशीलता पर नियंत्रण कर सकते हैं। वास्तव में प्रोएक्टिविटी सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिएक्टिव व्यक्ति एक निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाते हैं और खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं। वे अक्सर कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं ऐसा ही हूं। लेकिन यह रिएक्टिव माइंडसेट
समस्याग्रस्त है क्योंकि यह पीड़ित होने के चक्र को बनाए रखता है, जिससे व्यक्ति असहाय महसूस करने लगता है और नियंत्रण की कमी का अनुभव करता है। इसके विपरीत प्रोएक्टिव व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करते हैं। कवे रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस रूप में परिभाषित करते हैं कि यह किसी भी स्थिति या उत्तेजना के प्रति हमारी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता है। प्रोएक्टिव बनने के लिए हमें अपने सर्कल ऑफ कंसर्न के भीतर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें उन चीजों पर प्रयास करना चाहिए जिन पर हम कुछ कर सकते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति इसके विपरीत अपने सर्कल ऑफ कंसर्न की उन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर होती हैं। यह प्रवृत्ति बाहरी कारकों को दोष देने की आदत को जन्म देती है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है और अंततः उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को सिकोड़ देती है। बिगिन विथ एंड इन माइंड। एंड इन माइंड से शुरुआत करो। कवे द्वारा चर्चा किया गया एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ शुरुआत करनी चाहिए। वह इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी कल्पना में यह शक्ति होती है कि हम अपनी दृष्टि को उस रूप में ढाल सकें जैसा हम बनना चाहते हैं। अक्सर हम अपने जीवन को व्यस्तताओं से भर लेते हैं। हम लगातार जीत, प्रमोशंस, बढ़ी हुई आय और रिकॉग्निशन के लिए मेहनत करते रहते हैं। हालांकि इस निरंतर गतिविधि के बीच हम शायद ही कभी रुककर यह सोचते हैं कि हमारे प्रयासों के पीछे का गहरा अर्थ क्या है। इसके परिणाम स्वरूप हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या जिन चीजों पर हम जुनून से ध्यान केंद्रित करते हैं वे वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं या नहीं। आदत 2 हमें सलाह देती है कि हमें जो भी करना है उसे एंड इन माइंड से शुरू करें। इसका मतलब है एक स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य होना। ऐसा करने से हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम जो कदम उठाते हैं वे हमारे इच्छित परिणामों के अनुरूप हों। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि व्यवसायों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जबकि प्रबंधकीय भूमिकाएं अक्सर दक्षता को अनुकूलित करने के चारों ओर घूमती हैं, असली नेतृत्व संगठन के लिए सही रणनीतिक दृष्टि स्थापित करने में शामिल होता है। व्यक्तिगत और संगठनों को एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ शुरू करके अपने प्रयासों और संसाधनों को सार्थक लक्ष्यों की ओर संरेखित किया जा सकता है। इसके अलावा यह प्रोएक्टिव दृष्टिकोण अधिक ध्यान और उद्देश्य की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उठाए गए कदम उद्देश्यपूर्ण और इच्छित परिणामों की ओर निर्देशित हों। व्यक्तिगत या पेशेवर क्षेत्र में लक्ष्य की स्पष्ट दृष्टि रखना व्यक्तियों और नेताओं को जानबूझकर चुनाव करने और अपनी राहों को स्पष्टता और दृढ़ता के साथ नेविगेट करने की शक्ति देता है। हम व्यक्तियों या संगठनों के रूप में लक्ष्यों को निर्धारित और प्राप्त करने की शुरुआत करने से पहले हमें अपनी वैल्यूज की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। यह प्रक्रिया हमारे मूल्यों को स्पष्ट करने के लिए कुछ पुनर्संरचना का काम कर सकती है। कवे समझाते हैं कि रिस्क्रिप्टिंग का अर्थ है आपके लिए लिखे गए अप्रभावी स्क्रिप्ट्स को पहचानना और अपने मूल्यों पर आधारित नए स्क्रिप्ट्स को सक्रिय रूप से लिखना। यह पहचानना भी आवश्यक है कि हमारा केंद्र क्या है। हमारे जीवन का जो भी केंद्र होगा वही हमारी सुरक्षा, मार्गदर्शन, ज्ञान और शक्ति का स्रोत होगा। हमारे केंद्र हमें मौलिक रूप से प्रभावित करते हैं। वे हमारे दैनिक निर्णयों, क्रियाओं और प्रेरणाओं के साथ साथ घटनाओं की व्याख्या को निर्धारित करते हैं। खुद को चुनौती दें कि आप एंड इन माइंड से शुरुआत करें। अपने अंतिम संस्कार की रिच डिटेल में कल्पना करें। वहां कौन है, वे क्या कह रहे हैं, आपने अपना जीवन कैसे जिया, आपके संबंध कैसे हैं, आप चाहते हैं कि वे क्या कहें। सोचें कि यदि आपके पास केवल 30 और दिन रहने हैं तो आपकी प्राथमिकताएं कैसे बदलेंगी। इन प्राथमिकताओं के अनुसार जीना शुरू करें। अपने जीवन के विभिन्न रोल्स को तोड़ें, चाहे वह पेशेवर, व्यक्तिगत या सामुदायिक हो, और प्रत्येक के लिए 3 से 5 लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। यह परिभाषित करें कि आपको क्या डराता है। सार्वजनिक बोलना, किताब लिखने के बाद आलोचनात्मक फीडबैक, अपने सबसे बड़े डर का सबसे बुरा परिदृश्य लिखें। फिर कल्पना करें
कि आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे। अंत में लिखें कि आप इसे कैसे लेंगे। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे जरूरी चीजों को पहले करो। अपने आप को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्राथमिकता देना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले चीजों को प्राथमिकता देने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपनी दैनिक क्रियाओं को तात्कालिकता के बजाय महत्व के आधार पर व्यवस्थित कर सकें। आदत 2 में हमने अपने मूल्यों की पहचान करने और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने के महत्व की खोज की। हालांकि आदत 3 इन लक्ष्यों को लागू करने में गहराई से जाती है, यह पर जोर देती है कि हमें अपने दैनिक जीवन में लगातार अपनी प्राथमिकताओं को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। अपने आकांक्षाओं की दिशा में चलते रहने के लिए अनुशासन और ध्यान बनाए रखना तब आवश्यक होता है जब हमें ऐसा करने की इच्छा नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि हमारी क्रियाएं हमारे मूल्यों के साथ मेल खाती हों, बजाय इसके कि केवल क्षणिक इच्छाओं या आवेगों द्वारा संचालित हों। हमारी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से श्रेणीबद्ध करने के लिए हम तात्कालिकता और महत्व पर विचार कर सकते हैं। लेकिन पहले आइए एक बेहतर समझ के लिए समय प्रबंधन मैट्रिक्स की ओर देखते हैं। अक्सर हम तात्कालिक मामलों पर प्रतिक्रिया करते हुए पाते हैं, अपने समय को उन कार्यों में लगाते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं। दुर्भाग्यवश यह प्रवृत्ति हमें चौथे चौक क्वाड्रेंट डू की अनदेखी करने की ओर ले जाती है, जो वास्तव में सभी में सबसे महत्वपूर्ण चौक है। चौक डाई की गतिविधियों को जानबूझकर प्राथमिकता देकर, जो कि महत्वपूर्ण और गैर तात्कालिक दोनों हैं, हम वास्तव में उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हैं। यह प्रोएक्टिव दृष्टिकोण हमें तात्कालिक लेकिन गैर महत्वपूर्ण कार्यों के विचलनों को कम करने और उन गतिविधियों में अपनी ऊर्जा लगाने की अनुमति देता है जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। पहले सबसे जरूरी चीजें करने के सिद्धांत का पालन करके हम अपने समय और प्रयासों को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे हम उन चीजों को हासिल करने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें जानबूझकर चुनाव करना, दीर्घकालिक लक्ष्यों को तात्कालिक मांगों से अधिक महत्व देना और व्यक्तिगत प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रोएक्टिव माइंडसेट को अपनाना शामिल है। यदि हम चौक आई पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपना समय संकटों और समस्याओं का प्रबंधन करने में लगाते हैं, तो यह लगातार बड़ा होता जाता है जब तक कि यह हमें पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर लेता। यह तनाव, थकावट और लगातार समस्याओं का समाधान करते रहने की स्थिति में ले जाता है। यदि हम चौक 2 पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपना अधिकांश समय तात्कालिक मामलों पर प्रतिक्रिया करने में बिताते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उनकी अनुभव की गई तात्कालिकता दूसरों की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं पर आधारित होती है। यह तात्कालिकता पर ध्यान केंद्रित करने, नियंत्रण से बाहर महसूस करने और सतही या टूटे हुए संबंधों की स्थिति में ले जाता है। यदि हम चौक 4 पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम एक गैर जिम्मेदार जीवन जी रहे होते हैं। यह अक्सर नौकरी से निकाले जाने और दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने की स्थिति में ले जाता है। चौक 2 यह चीजों जैसे संबंध बनाने, दीर्घकालिक योजना बनाने, व्यायाम करने और तैयारी करने से संबंधित है। ये सभी कार्य हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि हमें करने की आवश्यकता है, लेकिन किसी तरह हम केवल कभी-कभी ही इन्हें करते हैं क्योंकि ये तात्कालिक नहीं लगते। चौक 2 में अपने समय को केंद्रित करने के लिए हमें अन्य गतिविधियों को नहीं कहना सीखना होगा, कभी-कभी वो भी जो तात्कालिक लगती हैं। हमें प्रभावी ढंग से कार्य सौंपने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम चौक 2 पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम आगे की सोच रहे हैं, जड़ पर काम कर रहे हैं और संकटों के होने से पहले ही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें परेटो प्रिंसिपल को लागू करने में मदद मिलती है। आपके 80% परिणाम आपके 20% समय से आते हैं। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं
जिनसे आप पहले सबसे जरूरी चीजें करने का अभ्यास कर सकते हैं। एक चौक 2 की गतिविधि पहचानें जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कृपया इसे लिखें और इसे लागू करने का संकल्प करें। 2. अपने समय प्रबंधन मैट्रिक्स को बनाएं ताकि आप प्राथमिकता देने की शुरुआत कर सकें। 3. अनुमान लगाएं कि आप प्रत्येक चौक में कितना समय बिताते हैं। फिर 3 दिनों में अपने समय को लॉग करें। आपका अनुमान कितना सटीक था? आपने चौक आई सबसे महत्वपूर्ण चौक में कितना समय बिताया? हैबिट 4. थिंक विन विन जीत जीत के बारे में सोचें। प्रभावी इंटरडिपेंडेंट संबंध स्थापित करने के लिए हमें जीत जीत की स्थितियों को बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी और संतोषजनक हों। कवि बताते हैं कि मानव बातचीत के 6 दृष्टिकोण होते हैं। 1. विन विन, दोनों लोग जीतते हैं। समझौते या समाधान दोनों पक्षों के लिए लाभकारी और संतोषजनक होते हैं। 2. विन लूज, अगर मैं जीतता हूं तो तुम हारते हो। विन लूज लोग अक्सर अपनी स्थिति, शक्ति, साख और व्यक्तित्व का इस्तेमाल अपनी बात मनवाने के लिए करते हैं। 3. लूज विन, मैं हारता हूं, तुम जीतते हो। लूज विन लोग जल्दी से दूसरों को खुश करने, तुष्ट करने और लोकप्रियता या स्वीकृति से ताकत पाने की कोशिश करते हैं। 4. लूज लूज, दोनों लोग हारते हैं। जब 2 विन लूज लोग आपस में मिलते हैं, जब 2 अड़ियल, जिद्दी और अहंकार से भरे व्यक्ति बातचीत करते हैं तो परिणाम लूज लूज होता है। 5. विन, जीतने वाली मानसिकता वाले लोग जरूरी नहीं कि किसी और को हारते देखना चाहें। उनके लिए महत्वपूर्ण यह होता है कि वे जो चाहते हैं वह उन्हें मिल जाए। 6. विन विन या नो डील, अगर आप एक दूसरे के लिए लाभकारी समझौते पर नहीं पहुंच सकते तो कोई सौदा नहीं होता। विन विन स्थितियों को हल करने में एक और महत्वपूर्ण कारक है एबंडेंस मेंटालिटी बनाए रखना, यानी यह विश्वास करना कि वहां सभी के लिए पर्याप्त है। स्कैर्सिटी मेंटालिटी एक आम मानसिकता है जिसमें व्यक्ति सब कुछ को एक शून्य योग खेल के रूप में देखता है। इस मानसिकता में यह विश्वास होता है कि अगर कोई और सफल होता है या मान्यता प्राप्त करता है तो यह उनके अवसरों को कम करता है। इसलिए स्कैर्सिटी मेंटालिटी वाले लोग क्रेडिट साझा करने में संघर्ष करते हैं, दूसरों की उपलब्धियों का सही तरीके से जश्न मनाने में कठिनाई महसूस करते हैं और स्वार्थ के आधार पर काम करते हैं। अंतर व्यक्तिगत नेतृत्व में हमारे चरित्र की प्रामाणिकता और सक्रियता के स्तर का सीधा प्रभाव हमारी प्रभावशीलता पर पड़ता है। जितना अधिक हम अपने मूल्यों के साथ सच्चे और समर्पित होते हैं उतनी ही अधिक हमारी प्रोएक्टिविटी बढ़ती है। उसी तरह जितनी गहरी हमारी प्रतिबद्धता विन विन परिणाम प्राप्त करने की होती है उतना ही प्रभावी हमारा नेतृत्व बनता है। विन विन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि विशेष तरीकों में उलझें। यदि हम वांछित परिणामों को प्राथमिकता देते हैं और रचनात्मक समाधान के लिए खुले रहते हैं तो हम सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना, बजाय इसके कि हम व्यक्तियों पर दोषारोपण करें, अधिक उत्पादक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण में योगदान देता है। जब हम स्कैर्सिटी मेंटालिटी से ऊपर उठते हैं और एक ऐसी मानसिकता अपनाते हैं जो अबंडेंस पर आधारित होती है तो हम सहयोग, साझा मान्यता और दूसरों की सफलता के लिए सच्ची खुशी की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। यह दृष्टिकोण में बदलाव व्यक्तिगत संबंधों को लाभ पहुंचाता है, समग्र टीम के तालमेल को बेहतर बनाता है और सामूहिक विकास एवं उपलब्धियों को प्रोत्साहित करता है। 5. फर्स्ट अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। किसी को सलाह देने, समाधान सुझाने या प्रभावी ढंग से बातचीत करने से पहले हमें उनकी दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और यह एम्पैथिक लिसनिंग के माध्यम से किया जा सकता है। मान लीजिए आप एक नेत्र विशेषज्ञ के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई हो रही है। वह अपनी चश्मा उतार कर आपको देते हैं और कहते हैं, लो, इसे आजमाओ।
ये सालों से मेरे लिए काम कर रहे हैं। आप चश्मा पहनते हैं, लेकिन इससे आपकी समस्या और भी खराब हो जाती है। क्या आप उस नेत्र विशेषज्ञ के पास फिर से जाना चाहेंगे? दुर्भाग्यवश हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में भी ऐसा ही करते हैं। हम समस्या को समझने से पहले समाधान सुझा देते हैं। आदत 5 इस बात पर जोर देती है कि हमें समझे जाने से पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस आदत का मुख्य हिस्सा सुनना है, जो हमें एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग यानी संवेदनशील समझने में सक्षम बनाता है। संवेदनशीलता से सुनना हमारी मानसिकता में एक मौलिक बदलाव की मांग करता है। सामान्यतः हमारी प्रवृत्ति यह होती है कि हम पहले समझे जाने को प्राथमिकता देते हैं, बजाय इसके कि हम दूसरों को समझें। हम अक्सर बातचीत में जवाब देने के लिए प्रवेश करते हैं, न कि वास्तव में समझने के लिए। हमारा ध्यान बोलने और अपने जवाब की तैयारी करने में बंट जाता है, जिससे सही तरीके से समझने के लिए बहुत कम जगह बचती है। कवे ने प्रभावी संचार के महत्व पर जोर दिया है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि 10% हमारा संचार शब्दों के माध्यम से होता है, 30% ध्वनियों के माध्यम से, 60% शरीर की भाषा से। आदत 5 का दूसरा भाग है, फिर समझे जाने की कोशिश करें। यह कदम उतना ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से विन विन समाधान प्राप्त करने के लिए, जहां सभी पक्षों को परिणाम से लाभ होता है। पहले समझने की आदत को विकसित करने के लिए निम्नलिखित अभ्यासों को अपनाने पर विचार करें। सक्रिय रूप से सुनें। इसका मतलब है कि वक्ता को पूरी तरह से ध्यान दें और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें, इससे पहले कि आप अपनी प्रतिक्रिया तैयार करें। सहानुभूति का अभ्यास करें, यानी खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखें। उनकी भावनाओं, चिंताओं और प्रेरणाओं को समझना एक गहरा संबंध बनाता है और प्रभावी संवाद को सुगम बनाता है। खुले सवाल पूछें, जो वक्ता को अपने विचारों और भावनाओं को विस्तार से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे संवाद समझ पर आधारित होता है, न कि अनुमान पर। पहले समझने की आदत विकसित करना अर्थपूर्ण और उत्पादक संवादों के लिए एक आधार तैयार करता है। यह प्रामाणिक संबंधों, बेहतर सहयोग और ऐसे विन विन समाधानों की खोज की अनुमति देता है जो सभी पक्षों के लिए लाभकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त सक्रिय रूप से सुनने और सहानुभूति करने से हम अपनी संचार कौशल को सुधार सकते हैं और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। अगली बार जब आप दो लोगों को संवाद करते हुए देखें, तो अपने कान बंद करें और उनकी आंखों पर ध्यान दें। कौन सी भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं जो केवल शब्दों के माध्यम से नहीं आ रही हैं? उदाहरण के लिए, क्या एक व्यक्ति दूसरे की तुलना में बातचीत में अधिक रुचि रखता था? आपने जो देखा उसे लिखें। 6 सिनर्जाइज, सहयोग करें। दूसरों के अद्वितीय दृष्टिकोण को समझना और उसकी सराहना करना हमें सहयोग को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, जो एक शक्तिशाली अवधारणा है जो खुलेपन और रचनात्मकता के माध्यम से नई संभावनाओं की खोज को प्रोत्साहित करती है। सहयोग हमें एक समूह की सामूहिक क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे हम व्यक्तिगत सोच की सीमाओं को पार कर सकते हैं। इसमें यह धारणा अपनाना शामिल है कि विभिन्न दृष्टिकोणों को मिलाने से कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जो इसके भागों के योग्य से अधिक महत्वपूर्ण हो। सहयोग हमें पुराने ढांचों को छोड़ने और सामूहिक रूप से नई कहानियों को लिखने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। टीम या समुदाय के भीतर सहयोग को बढ़ावा देकर हम नवाचारात्मक विकल्प उत्पन्न करने और अनजान क्षेत्रों की खोज करने की क्षमता को खोलते हैं। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण नए विचारों को प्रेरित करता है, सहयोग को बढ़ावा देता है और एक ऐसा वातावरण नर्चर्स करता है जहां व्यक्ति अपनी अनूठी ताकतों और दृष्टिकोणों में योगदान कर सकते हैं। सहयोग की आत्मा इस बात में निहित है कि हमारे भिन्नताओं का लाभ उठाना ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकता है जो किसी एक व्यक्ति या दृष्टिकोण के द्वारा अकेले प्राप्त नहीं किया जा सकता। सहयोग के माध्यम से हम सहयोगी समस्या समाधान, रचनात्मक समाधानों और परिवर्तनकारी विकास की संभावनाओं को खोलते हैं। सहयोग और इसके सिद्धांतों को अपनाकर
हम एक समूह की सामूहिक बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का लाभ उठा सकते हैं, जिससे नए विचारों, क्रांतिकारी नवाचारों और सामंजस्यपूर्ण संबंधों का उदय होता है। सहयोग के माध्यम से हम नए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं और अंतहीन संभावनाओं से भरा एक भविष्य बना सकते हैं। तो हम किसी दी गई स्थिति या वातावरण में सहयोग कैसे ला सकते हैं? आदत 4 और 5 से शुरुआत करें। आपको विन विन सोचना होगा और पहले समझने की कोशिश करनी होगी। जब आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति या समूह की इच्छाओं के साथ मिलाकर एकत्रित कर सकते हैं और फिर आप समस्या के विपरीत पक्ष पर नहीं हैं। आप एक ही पक्ष पर हैं, स्थिति को देख रहे हैं, सभी जरूरतों को समझ रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए एक तीसरा विकल्प बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जो हम अंत में प्राप्त करते हैं वह एक लेन देन नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। दोनों पक्षों को जो चाहिए वह मिल जाता है और इस प्रक्रिया में वे अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। सहयोग की असली सार एसेंस लोगों के बीच मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अंतर को मूल्यवान बनाना है। दूसरों में भिन्नताओं को अपने दृष्टिकोण को विस्तारित करने के एक तरीके के रूप में मूल्यवान समझें। आपसी निर्भरता की स्थितियों में खुला रहने के लिए साहस का प्रयोग करें और दूसरों को भी खुला रहने के लिए प्रोत्साहित करें। एक पल के लिए रुकें और उन व्यक्तियों की सूची बनाएं जो आपको इरिटेट करते हैं। जब आपके पास सूची हो तो उसमें से एक व्यक्ति का चयन करें। इस व्यक्ति के विचारों और दृष्टिकोणों के बारे में विचार करें कि वे आपके अपने विचारों से कैसे भिन्न हैं। अब अपने आप को उनकी स्थिति में रखकर सोचें और कल्पना करें कि उनके जैसा होना कैसा महसूस होता है। उनके अनुभवों और भावनाओं को समझने के लिए एक संज्ञानात्मक सहानुभूति अभ्यास में संलग्न हों। ऐसा करने से आप मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और उनके दृष्टिकोण की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। यह अभ्यास आपकी दूसरों को समझने और सहानुभूति रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए है, विशेष रूप से असहमतियों के दौरान। जब आप चयनित व्यक्ति के साथ अगली बार असहमत हों तो उनके विचारों के पीछे की चिंताओं और कारणों को समझने का एक सचेत प्रयास करें। उनकी गहराई से समझने की कोशिश करने से आप अर्थपूर्ण संवाद और सामान्य जमीन खोजने का अवसर पैदा करते हैं। जितना अधिक आप वास्तव में दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझते हैं, उतना ही अधिक आसानी से आप उत्पादक चर्चा में संलग्न हो सकते हैं, जो या तो उनके विचारों को बदलने या आपके दृष्टिकोण को बदलने की दिशा में ले जा सकती है। याद रखें, कुंजी सक्रिय सुनने और सहानुभूतिपूर्ण समझ में निहित है। उनके स्थान पर खुद को रखकर आप मूल्यवान अंतर्दृष्टियां प्राप्त कर सकते हैं, अपनी धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं और ऐसे अर्थपूर्ण संवादों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जो आपसी विकास और समझ को बढ़ावा देते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। आरी को तेज करो। बहुत प्रभावी बनने के लिए हमारे शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को नवीनीकरण के लिए समय आवंटित करना आवश्यक है। निरंतर नवीनीकरण हमें प्रत्येक आदत का अभ्यास करने की हमारी क्षमता को सिनर्जिस्टिकली बढ़ाने में सक्षम बनाता है और अंततः हमारे संभावित को अधिकतम करता है। आरी को तेज करो नवीनीकरण के चारों ओर घूमती है और सभी अन्य आदतों का आधार है। आत्म नवीनीकरण को प्राथमिकता देकर हम अपने सबसे बड़े संपत्ति खुद को बनाए रखते और बढ़ाते हैं। हमारे स्वभाव के 4 आयाम हैं और प्रत्येक को नियमित रूप से और संतुलित तरीके से पोषित किया जाना चाहिए। शारीरिक आयाम। निरंतर शारीरिक सुधार हमारी कार्य करने, अनुकूलन करने और जीवन का आनंद लेने की क्षमता को बढ़ाता है। शारीरिक रूप से नवीनीकरण के लिए हमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक पौष्टिक आहार बनाए रखना, पर्याप्त विश्राम प्राप्त करना, सहन शक्ति, लचीलापन और शक्ति में सुधार के लिए नियमित व्यायाम करना। आध्यात्मिक आयाम। अपने आध्यात्मिक स्व को नवीनीकरण करने से मार्गदर्शन मिलता है और हमारे मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। आध्यात्मिक रूप से नवीनीकरण के लिए हम कर सकते हैं दैनिक ध्यान का अभ्यास करना,
प्रकृति से जुड़ना, प्रेरणादायक साहित्य या संगीत में डूब जाना। मानसिक आयाम। अपने मानसिक स्वास्थ्य का नवीनीकरण हमारे विचारों और ज्ञान का विस्तार करने में मदद करता है। मानसिक रूप से नवीनीकरण के लिए हम कर सकते हैं समृद्ध साहित्य पढ़ना, अपने विचारों, अनुभवों और अंतर्दृष्टियों पर विचार करने के लिए एक डायरी रखें। व्यक्तिगत विकास में योगदान देने वाले कार्यक्रमों तक टेलीविजन की खपत को सीमित करें। सामाजिक भावनात्मक आयाम। सामाजिक रूप से अपने आप को नवीनीकरण करना अर्थपूर्ण संबंधों को विकसित करने के चारों ओर घूमता है। भावनात्मक रूप से नवीनीकरण के लिए हम कर सकते हैं दूसरों की गहरी समझ प्राप्त करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स में योगदान देना जो दूसरों के जीवन में सुधार करते हैं, अबंडेंस मेंटालिटी को अपनाना और दूसरों को सफलता प्राप्त करने में सहायता करना। जैसे जैसे हम इन 4 आयामों में नवीनीकरण को प्राथमिकता देते हैं, हमें दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, हम दूसरों को उच्च मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें अपने विश्वास को प्रदर्शित करके, सहानुभूति से सुनकर और प्रोएक्टिव व्यवहार को प्रोत्साहित करके। नवीनीकरण एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो हमें विकास, परिवर्तन और निरंतर सुधार के एक ऊपर की ओर चक्र में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाती है। नियमित आत्मनवीनीकरण को समर्पित करके हम जीवन के सभी पहलुओं में प्रगति के लिए आवश्यक ऊर्जा, वाइटैलिटी और मानसिकता का पोषण करते हैं। 4 आयामों के अनुसार अपने आप को नवीनीकरण में मदद करने वाली गतिविधियों की सूची बनाएं। प्रत्येक आयाम के लिए एक व्यायाम चुनें और इसे आगामी सप्ताह के लिए एक लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध करें। सप्ताह के अंत में अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। प्रत्येक लक्ष्य को पूरा करने में आपको असफलता या सफलता का क्या कारण बना,